वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 129 गलैटफामी। अब तक चार्ली तुरंत बेला के पीछे छिपते हुए बोला, सिस्टर बेला, मुझे अपने शैतान पति से बचा लो प्लीज। मैंने जानबूझकर वो सब नहीं कहा था, मुझे लगा वो आपको धोखा दे रहे हैं, इसीलिए मैंने गुस्से में वो सब बोल दिया। भले ही गुस्से में आकर चार्ली ने कुछ भी बोल दिया था, मगर हकीकत में डर तो उसे भी कार्तिक से बहुत ज्यादा लगता था। अब आगे कार्तिक ने वहां से जाते हुए कठोरता से कहा, चार्ल्स रिचर्ड, मेरे साथ आओ तुम। चार्ली ने उम्मीद भरी नजरों से बेला की तरफ देखा, मगर बेला ने असहमति में अपना कंधा उचका दिया। अंत में ना चाहते हुए भी चार्ली को कार्तिक के पीछे शिप के बैक एरिया में आया, मगर वहां का नजारा देखते ही चार्ली हक्का बक्का हो गया। ली हुआ और मिस्टर ली वहां घुटनों के बल बैठे हुए थे। मिस्टर ली को पूरी तरह होश आ चुका था। उनके बुरे चेहरे पर उदासी और दहशत के गहरे भाव नजर आ रहे थे। आता भी कैसे नहीं, मौत ने भी उन्हें अस्वीकार कर दिया था और उस क्रूर शैतान के हाथों में सौंप दिया था, जो उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बना सकता था। चार्ली की हैरानी जल्दी ही कंफ्यूजन में बदल गई। पहले वो 2-3 बार ली हुआ और मिस्टर ली से मिल चुका था। उसे पता था मिस्टर ली और ली हुआ रॉकवेव में बहुत ऊंचा ओहदा रखते थे। हालांकि चार्ली ने उन लोगों पर पहले ज्यादा कभी ध्यान नहीं दिया था, मगर फिलहाल उसे समझ नहीं आ रहा था ये दोनों हाई इन्फ्लुएंशियल लोग इतना अत्याचार क्यों सह रहे हैं। चेयरमैन, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और इनकी ऐसी हालत क्यों है? क्या इन लोगों ने कुछ गलत किया है? चार्ली की सवालिया निगाहें कार्तिक पर जा टिकी, जो दोबारा से रेलिंग से टिक कर खड़ा हो चुका था। शायद सीधा खड़े होने में उसे आलस आ रहा था। कार्तिक ने आराम से अपने होठों के बीच दबा सिगार सुलगाया। उसे देखकर साफ पता चल रहा था चार्ली को जवाब देने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। चार्ली ने खींचते हुए तन्मय को देखा, जो चुपचाप तनकर एक साइड खड़ा था। चार्ली ने तन्मय से पूछा, इन दोनों का गुनाह क्या है? तन्मय ने जवाब में कहा, गुनाह नहीं, पाप किया है इन बाप बेटी ने। मैडम और आदित्य सर को जहर देने के लिए इन लोगों ने ही उस सर्वेंट का माइंड वॉश किया था। तन्मय का जवाब सुनते ही चार्ली की कंफ्यूज्ड आंखों में मर्डरस इंटेंट उमड़ आया। उसने जानलेवा नजरों से ली हुआ और मिस्टर ली को घूरा, जिनकी हालत लगातार घटी से जाने की वजह से काफी खराब हो चुकी थी। तुम दोनों को अपनी अच्छी खासी जिंदगी पसंद नहीं आ रही है ना? आओ, मैं तुम्हें आज नर्क के दर्शन करवाता हूँ। चार्ली आगे बढ़ा और उसने बेझिझक ली हुआ के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे ली हुआ का पूरा जबड़ा हिल गया। थप्पड़ की स्ट्रेंथ 10 कदम दूर खड़ा तन्मय भी अच्छे से महसूस कर पा रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा, वो एक थप्पड़ किसी आम इंसान की जान लेने के लिए काफी था। ली हुआ सीधा मून के बल फर्श पर गिरी। उसका गाल सहित पूरा चेहरा सुन्न पड़ चुका था और दोबारा उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी। हालांकि इस बार डर के बजाय ली हुआ को आंखों में अलग तरह के भाव नजर आ रहे थे। वो निराशा और नफरत से भरी हुई थी। जिस इंसान को पाने के लिए उसने इतना कुछ किया था, जो उसका पहला और इकलौता प्यार था, उसी के सामने उसे इतनी बुरी तरह बेइज्जत किया जा रहा था और वह आदमी खुद आराम से वहां खड़ा था। वो उसके लिए एक शब्द नहीं बोल रहा था। ली हुआ ने अपनी पलकें उठाकर लाल आंखों से कार्तिक को देखा, जिसका हैंडसम चेहरा धुएं के पीछे छिपे अनसोल्वेड मिस्ट्री की तरह नजर आ रहा था। कार्तिक ने ब्लैक टक्सीडो पहन रखा था। उसकी हर एक मूवमेंट एलिगेंस और क्लास को रिफ्लेक्ट कर रही थी, मगर उसका कोल्ड और इनअप्रोचेबल ऑरा उसे इंसानों की दुनिया से पूरी तरह अलग कर देता था। उसका चार्म शैतानियत से भरा हुआ था, जो सिर्फ लोगों को प्रलोभन दे सकता था, उसकी पूर्ति नहीं कर सकता था। कार्तिक को देखने के बाद ली हुआ की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो बस मर जाना चाहती थी, ताकि उसे इस जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। चार्ली ने लगातार ली हुआ और मिस्टर ली को 10 मिनट तक थप्पड़ मारा, जिसकी वजह से ली हुआ और मिस्टर का चेहरा फूलकर ऐसा हो गया जैसे उन दोनों को मधुमक्खी ने काट लिया हो। उन दोनों की ऑलरेडी छोटी आंखें तो मून फूलने के कारण दिखाई भी नहीं दे रही थी। चार्ली अंत में अपना हाथ झाड़ते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। उसने लड़के और लड़की में कभी कोई भेदभाव नहीं किया था। उसे फर्क नहीं पड़ता था उसका अपोनेंट लड़का है या लड़की। अगर उसने उसे उकसाया है तो सामने वाले को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कार्तिक ने पूछा, क्या तुम्हारा हो गया? सिगार का धुआं उसके पलते होठों में बीच से बाहर निकल रहा था।
चार्ली ने कहा, नहीं, मैं इन दोनों को जान से मारना चाहता हूँ। कार्तिक ने इस पर कुछ नहीं कहा। उसने एक नजर तन्मय को देखा। कार्तिक के नजरों का इशारा समझते ही तन्मय आगे बढ़ा। उसने ली हुआ और मिस्टर ली को दूर कोने में ले जाकर पटक दिया। फिर उसने जबरदस्ती मिस्टर ली के मुंह में एक नीली मेडिसिन डाल दी। ना चाहते हुए भी मिस्टर ली को मेडिसिन निगलना पड़ा। तन्मय ने ली हुआ को वो मेडिसिन नहीं खिलाई। मिस्टर ली को मेडिसिन देने के बाद तन्मय तुरंत उनसे दुराकार खड़ा हो गया। देखते ही देखते मिस्टर ली का शरीर अचानक अकड़कर फूलने लगा। उन्हें अपने शरीर में असहनीय दर्द महसूस हो रहा था और वो जोर से चिल्लाने लगे। ली हुआ अपने डैड की चीख सुन अंदर तक कांप उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था तन्मय ने उसके डैड को कौन सी मेडिसिन दी है, जो उसके हमेशा शांत रहने वाले डैड इस कदर तड़पने लगे। पलक झपकते ही मिस्टर ली की बॉडी गेंद जैसी फूल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी लिमिट पर आ चुकी हो। अचानक एक बूम की आवाज हुई और मिस्टर ली का शरीर छिथड़ों में फट गया। वातावरण में खून की तेज गंध फैल चुकी थी और चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े बरसात में गिरने वाली पानी की तरह आसमान से नीचे गिरने लगे। कार्तिक, तन्मय और चार्ली ब्लास्ट की रेंज से दूर थे, इसीलिए उन तीनों पर ब्लास्ट का कोई असर नहीं हुआ, मगर ली हुआ वो पूरी तरह अपने डैड के मांस और खून से लथपथ हो चुकी थी। उसका पूरा दिमाग सुन्न हो चुका था। पहले उसे समझ नहीं आया था उसके डैड ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी, मगर अब उसे समझ आ रहा था क्यों उसके डैड सुसाइड करना चाहते थे। ली हुआ ने सहमी हुई नजरों से कार्तिक को देखा, जो आराम से सिगार का कश भरते हुए उसकी तरफ देख रहा था। चेयरमैन, आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मुझे एक दूसरा मौका दे दीजिए। हमेशा गुरूर से भरी रहने वाली ली हुआ एकदम से गिड़गिड़ाने लगी, मगर कार्तिक के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। कार्तिक के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक तन्मय ने ली हुआ के साथ भी वही किया जो उसने मिस्टर ली के साथ किया था। थोड़ी देर बाद दोबारा एक बूम की आवाज हुई और ली हुआ का शरीर में टुकड़ों में फटकर चारों तरफ बिखर गया। चार्ली ने धीरे से आह भरते हुए कहा, मारने का ये तरीका काफी दिलचस्प है। तन्मय, मुझे भी उन मेडिसिन में से एक दो देना, बड़ा यूजफुल प्रोडक्ट है। चार्ली की बात सुनकर तन्मय ने उसे ऐसे घूरा जैसे वो किसी सनकी को देख रहा हो। एक जानलेवा और खतरनाक ड्रग को यह आदमी यूजफुल प्रोडक्ट कह रहा था। तन्मय ने टेढ़ी नजरों से कार्तिक को देखा और फिर चार्ली को। उसके चेयरमैन का साला क्रूरता के मामले में उसके चेयरमैन का भाई ही था। वो दोनों एक जैसे निर्दयी थे। कार्तिक ने सिगार का बट फर्श पर फेंका, फिर उसने जूते तले बट मसलते हुए चार्ली की तरफ देखा। अचानक चार्ली को एक धक्का लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। चार्ली ने हैरान नजरों से अपने आसपास देखा। उसे समझने में 1 मिनट लग गया कि उसे शिप के ऊपर से कार्तिक द्वारा फेंक दिया गया था समुद्र में। जंगली आदमी, तुम सच में जंगली हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस उस दिन का इंतजार करो जब सिस्टर बेला तुम्हें डाइवोर्स देंगी। चार्ली चिल्लाते हुए छपाक की तेज आवाज के साथ समुद्र में जा गिरा, जिसका पानी बेहद ही ठंडा था। चार्ली को अपनी हड्डी तक में ठंड की तेज लहर महसूस होने लगी थी। कार्तिक वापस बेला के पास आया। बेला ने उसे देखते ही पूछा, चार्ली कहाँ है, क्या किया तुमने उसके साथ? बेला का सवाल सुनकर कार्तिक ने आराम से कहा, कुछ खास नहीं वाइफी, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। चलो वक्त बीत रहा है, केक कट कर ले, मुझे कहीं जाना भी है, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है। इतनी रात को कहाँ जाना है तुम्हें कार्तिक? कौन सा ऐसा जरूर काम आ गया जो तुम्हें इतनी रात को जाना है? वाइफी, काम रॉकवेव सिटी में ही है, मैन लैब जाना है मुझे, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा ठीक है, वैसे विवान के बारे में तुमने कुछ सोचा है? अब वर्तिका और विवान मैरिड है, हमें उन्हें लेकर कोई ना कोई कंक्लूजन निकलना होगा। उसकी जो भी गलत फहमी है उसे दूर करवाओ कार्तिक। सुबह से देख रही हूँ मैं, वर्तिका उसे लेकर बहुत अपसेट है। दिखाती नहीं है वो, मगर वो अपसेट है। विवान का जिक्र सुनते ही कार्तिक की आंखें कठोर हो गई। उसने एक नजर वर्तिका को देखा, जो युद्ध के ग्रुप में खड़ी अपनी कोमल उंगलियों के साथ खेल रही थी। कार्तिक ने बेला की कमर में हाथ डालते हुए कहा, वाइफी, बेहतर होगा उसका बाप खुद उसकी गलत फहमियां दूर करे, वरना अगर मैंने इन मामलों में इंटरफेयर किया तो मेरे तरीकों को वो लड़का झेल नहीं पाएगा। वैसे भी अगले महीने उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा और उसे होश भी आ जाएगा।
तुम इस सब की चिंता करना बंद करो। चलो 11:30 हो गए, केक कट कर लेते हैं। बेला ने जवाब में कुछ नहीं कहा। कार्तिक के साथ वो उस एरिया की तरफ बढ़ गई जहां केक कट होना था। अनुष्का, जो कार्तिक और बेला से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, उसने अजीब भाव के साथ कार्तिक और बेला की जाती हुई पीठ को देखा। पहले वो कॉल पर सिद्धार्थ से बात कर रही थी। असल में वो विवान के बारे में ही सिद्धार्थ से पूछ रही थी, क्योंकि कल रात से विवान का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बेला के मुंह से विवान का जिक्र सुनने के बाद अनुष्का का पूरा ध्यान कार्तिक और बेला की बातों पर आ गया था। हालांकि वो पीठ पीछे उनकी बात सुनना नहीं चाहती थी, मगर उसकी दुविधा ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। केक कट होने के बाद कार्तिक वापस रॉकवेव सिटी चला गया। हालांकि बाकी लोग अब भी क्रूज पर ही थे। सबने चेंज कर लिया था और फिलहाल हर कोई बड़े से हॉल में काउच पर बैठा आपस में बातें कर रहे थे। अचानक अनुष्का के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अनुष्का ने अपना फोन चेक किया। सिद्धार्थ ने विवान का नया नंबर मैसेज किया था। रेयांश, मैं एक कॉल करके आती हूँ। अनुष्का की बात पर रेयांश ने बगैर कुछ कहे अपनी पलकें झपका दी। अनुष्का बाहर देख पर आई, फिर उसने गहरी सांस लेकर विवान का नंबर डायल किया। पहली बार विवान ने कॉल रिसीव नहीं किया। दूसरी बार 4-5 रिंग जाने के बाद विवान ने कॉल रिसीव किया। अनुष्का ने प्लेनली कहा, कल रात से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? फोन की दूसरी तरफ से विवान ने ठंडे स्वर में कहा, फोन डैमेज हो गया था। तुम बताओ, इतनी रात को कॉल क्यों किया? विवान का सवाल सुनकर अनुष्का ने गहरी सांस ली, मानो वो खुद को कुछ बहुत बड़ा बोलने के लिए तैयार कर रही हो। उसकी सुंदर हेजल ग्रीन आंखों में अजीब से भाव नजर आ रहे थे। अनुष्का ने गहरी सांस लेकर कहा, विवान, मुझे नहीं लगता चेयरमैन तुम्हारे डैड है। तुम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे नहीं लगता चेयरमैन उस तरह के इंसान है जैसे तुम मुझे डिस्क्राइब करते थे। एक बार तुम डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते विवान? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आगे क्या होगा, कैसे करेगा विवान? अनुष्का की बातों पर रिएक्ट जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, अगले साल मेरी बहुत सारी स्टोरी जाएगी, पर इस साल नहीं, इस साल एक ही चलेगा। हाँ, इसके कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टार्ट कर सकती हूँ। 130 तुम्हारा दर बोल रहा है। अब तक अनुष्का ने प्लेनली कहा, कल रात से तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? फोन की दूसरी तरफ से विवान ने ठंडे स्वर में कहा, फोन डैमेज हो गया था। तुम बताओ, इतनी रात को कॉल क्यों किया? अब आगे। विवान का सवाल सुनकर अनुष्का ने गहरी सांस ली, मानो वो खुद को कुछ बहुत बड़ा बोलने के लिए तैयार कर रही हो। उसकी सुंदर हेजल ग्रीन आंखों में अजीब से भाव नजर आ रहे थे। अनुष्का ने गहरी सांस लेकर कहा, विवान, मुझे नहीं लगता चेयरमैन तुम्हारे डैड है। तुम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे नहीं लगता चेयरमैन उस तरह के इंसान है जैसे तुम मुझे डिस्क्राइब करते थे। एक बार तुम डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते विवान? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अनुष्का की बात सुनते ही फोन की दूसरी तरफ विवान के हैंडसम चेहरे पर कठोर भाव उमड़ आए। हालांकि उसकी गहरी भूरी आंखें ऐसी थी मानो वहां किसी बात को लेकर जंग छिड़ी हुई हो। विवान ने गुस्से में कहा, अनुष्का, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मेरी मॉम मुझसे झूठ बोलेंगी? वो झूठ ही है। आखिर सांस लेते वक्त उन्होंने मुझे उस इंसान की घिनौनी सच्चाई बताई थी। क्या मेरी मॉम उस वक्त मुझसे झूठ बोलेंगी? विवान एक पल के लिए तो अनुष्का की बातों पर विश्वास भी कर लेता, मगर मरते वक्त उसकी मां ने उसे साफ शब्दों में बताया था, उसका बाप रॉकवेव का चेयरमैन है, और उनके साथ अतीत में जो कुछ भी बुरा हुआ था, उस सब के पीछे उसके बाप यानी रॉकवेव के चेयरमैन का हाथ है। आखिर मरते वक्त उसकी मां उससे इतना बड़ा झूठ क्यों हो बोलेगी? अनुष्का ने विवान की आवाज में आक्रोश को भांपा। वो बगैर कारण किसी का खुद पर चिल्लाना टॉलरेट नहीं करती थी, मगर वो जानती थी फिलहाल विवान की कंडीशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके साथ उसे धैर्य से बात करने की जरूरत थी। अनुष्का ने आराम से कहा, विवान, मैंने तुम्हारी मॉम को झूठ ही नहीं कहा है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हो सकता है तुम्हारी मॉम को कोई गलत फहमी हो गई हो। लिसन विवान, तुम मुझे पिछले 7 सालों से जानते हो। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं कुछ भी बगैर सोचो समझे नहीं बोलती हूँ। चेयरमैन के कुल 4 बच्चे हैं, और उन्हें देखकर ही पता चलता है वो लोग चेयरमैन के बच्चे हैं।
उन सबके फेशियल फीचर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर तुम सच में चेयरमैन से रिलेटेड होते तो तुम्हारे अंदर कुछ तो चेयरमैन जैसा होता, मगर तुम्हारे अंदर कुछ भी चेयरमैन जैसा नहीं है। यहाँ बहुत करीब से देखा मैंने चेयरमैन को विवान। ही इज एक्सट्रीमली ब्रूटल बट ही इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन यू टोल्ड मी अबाउट। अनुष्का की बातें सुनकर विवान की सुंदर भूरी आंखों में हलचल होनी शुरू हो गई। उसके दिल और दिमाग में अजीब सी जंग छिड़ चुकी थी। हालांकि चाहता तो विवान भी था अनुष्का की बातें सच साबित हो जाए, मगर फिर उसकी माँ, उनका क्या? विवान ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम उस आदमी के प्यार में पागल हो चुकी हो अनुष्का। तुम्हें उस इंसान के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसे डिफेंड करने के लिए ही तुम उसके बाप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं तुम्हारे झांसे में बिल्कुल नहीं आऊंगा, कभी नहीं। विवान की बात सुनकर अनुष्का के माथे पर शिकन की हल्की लकीरें उभरी, फिर दूसरे ही पल उसके होठों पर हल्की मनमोहक मुस्कान आ गई। अनुष्का ने आराम से कहा, ये तुम नहीं, तुम्हारा डर बोल रहा है। विवान, तुम इस बात से डरते हो कि अगर मेरी बातें सच निकली तो तुम खुद को कैसे फेस करोगे, कैसे एक्सेप्ट करोगे कि तुमने जिंदगी भर जिस इंसान से नफरत किया, जिसे बर्बाद करना तुम्हारा एकमात्र मकसद था, असल में उस इंसान से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। अनुष्का की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ विवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, अनुष्का बिल्कुल सही कह रही थी। असल में उसने उसके मन की भावनाओं को शब्दों में पिरो दिया था। हालांकि सब कुछ समझने और जानने के बाद भी ना जाने क्या था जो विवान को रोक हुए था। उसका दिल और दिमाग मिश्रित भावनाओं का संगम बना बैठा था। अपने थॉट्स को लेकर विवान कल रात से ही क्लियर नहीं हो पा रहा था। अनुष्का ने विवान की मनोदशा समझते हुए कहा, विवान, आई नो इस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, पर तुम्हें आर्या के बारे में भी सोचना होगा। विवान, शादी की है तुमने उससे, अपनी सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। जो हो चुका है उसे छोड़ो और एक बार डीएनए टेस्ट करवा कर देखो। ऐसे ही तुम्हारी और आर्या की पूरी जिंदगी नहीं चल सकती है। जरा तुम एक बार खुद से पूछ कर देखो, क्या आर्या तुम्हें स्टेप सिस्टर जैसी फीलिंग देती है? क्या तुम उसे अपनी स्टेप सिस्टर बनाना चाहते हो? वर्तिका का जिक्र सुनते ही विवान का हैंडसम चेहरा काला पड़ गया। जब से उसे पता चला था वर्तिका कार्तिक कपूर की बेटी है, तब से ही उसका दिमाग खराब हो रहा था। विवान जितना हो सके उतना वर्तिका से जुड़े मामलों को नजरअंदाज करना चाहता था। वर्तिका को लेकर विवान कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था। भले ही उसने डाइवोर्स की प्रिपरेशन कर ली थी, मगर वर्तिका उसके दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। ये जानने के बाद भी कि आर्या उसकी स्टेप सिस्टर है, विवान उसके लिए अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को खत्म नहीं कर पा रहा था। इतना ज्यादा उलझन और फ्रस्ट्रेशन विवान ने अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था, जितना उसे कल रात से लेकर अब तक हुआ था। विवान ने लंबी खामोशी के बाद कहा, चेयरमैन का डीएनए सैंपल। विवान की बात सुनकर अनुष्का मुस्कुराई। उसे पता था विवान उससे क्या चाहता है। अनुष्का ने दूर समुद्र की तरफ देखते हुए कहा, विवान, मैंने तुम्हें पहले ही कह रखा है, अगर कोई मामला तुमसे और रेयांश से जुड़ा हुआ होगा तो वैसे कंडीशन में मुझे मरा हुआ समझ लेना। मैं इन मामलों में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। चेयरमैन का डीएनए सैंपल तुम कैसे लोगे? नहीं लोगे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं जहां तक तुम्हारी मदद कर सकती थी मैंने कर दिया है। अब मेरा इन सब से कोई वास्ता नहीं है। भले ही तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मगर तुम्हारी वजह से मैं अपने हस्बैंड को नाराज नहीं करूंगी। मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी वो है। अनुष्का की आखिरी बात सुनते ही विवान की आंखें सिकुड़ गई। हालांकि उसने अनुष्का की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था। आफ्टर ऑल अनुष्का उसे पसंद भी अपने इसी नेचर की वजह से थी। अनुष्का अपनी बातों और विजन को लेकर पूरी तरह क्लियर होती थी, चाहे उसकी वजह से पूरी दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए। उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था। विवान ने आगे बगैर कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जिसे देखकर अनुष्का के होठों से मुस्कान गायब हो गई। उसने गंभीर भाव के साथ अपने फोन स्क्रीन को देखा। बहुत ऐसी बातें थी जो उसने विवान को नहीं बताया था, मगर अब वो सारी बातें उसके दिमाग में खटक रही थी। खासकर विवान की माँ, जिसके बारे में विवान ने उसे 1-2 बार बताया था, और विवान के डैड, जिसके बारे में उसने कार्तिक के मुंह से सुना था। अनुष्का जानती थी
भले ही उसने और विवान ने मिलकर साइलेंट हैंड जैसी बड़ी और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, मगर उनकी वो ऑर्गेनाइजेशन रॉकवेव के सामने कुछ भी नहीं थी। यहाँ आने के बाद तो अनुष्का पूरी तरह शो हो चुकी थी। रॉकवेव कुछ ऐसा नहीं था जिसे आसानी से हिलाया, डुलाया या बनाया जा सके। अनुष्का ने अपनी आंखों से रॉकवेव सिटी की सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी देखी थी। अनुष्का अच्छे से अंदाजा लगा सकती थी, जिस इंसान ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया होगा, वो इंसान खुद कितना ब्रिलियंट होगा। उस इंसान को बेवकूफ बनाना बच्चों का खेल नहीं था। अगर उस इंसान ने कहा था विवान का बाप कोई और है, तो उसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर होगी, वरना उस इंसान को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर चेयरमैन होते हुए कार्तिक ने विवान और उसकी मां की जिंदगी बर्बाद भी की होगी तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। अनुष्का ने मुंह से सांस छोड़ते हुए अपना चेहरा आसमान की तरफ किया। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। अनुष्का ने एक बार पटल कर भी अपने पीछे मौजूद इंसान को नहीं देखा। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद करते हुए खुद को उस इंसान की गर्म और जानी पहचानी बाहों में ढीला छोड़ दिया। रेयांश ने अनुष्का को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपना चीन अनुष्का के शोल्डर पर टिका रखा था, जिसे टी शर्ट के पतले फैब्रिक की वजह से अनुष्का साफ साफ महसूस कर पा रही थी। रेयांश ने अनुष्का के शोल्डर पर धीरे धीरे किस करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिसेस अनुष्का रेयांश कपूर। रेयांश की बात सुनकर अनुष्का ने अपने फोन में टाइम देखा। 12 से ऊपर हो चुका था। बेला के बर्थडे के अगले दिन ही अनुष्का का भी बर्थडे था। आज अनुष्का पूरे 25 साल की हो चुकी थी। उसकी सारी प्रॉपर्टी, कंपनी, सब कुछ अब लीगली उसका हो चुका था। रातों रात वो एक आम लड़की से एक ऐसी लड़की बन गई थी जिसे विरासत में ही कई ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति मिली थी। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। रेयांश ने उसी तरह अनुष्का की नेक को अपने होठों से एक्सप्लोर करते हुए पूछा, अब आगे क्या करने का सोचा है तुमने? अनुष्का ने जवाब में कहा, पहले तो मुझे कंपनी को टेक ओवर करना है और उसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स को ढूंढना है। मैं जानना चाहती हूँ मेरे पेरेंट कौन है, क्यों उन लोगों ने मुझे उन गिद्धों की झुंड में छोड़ दिया था जब वो लोग मुझसे इतना प्यार करते थे, जब उन लोगों ने मेरे लिए इतना सारा पैसा और प्रॉपर्टी छोड़ा, जब वो लोग इतने कैपेबल थे, तब उन लोगों ने मुझे खुद से दूर क्यों किया? अनुष्का के मुंह से उसके पेरेंट का जिक्र सुनते ही रेयांश की आंखों में एक पल के लिए कुछ अजीब सा आया, मगर जल्दी ही वो चला भी गया। रेयांश ने अनुष्का को अपनी बाहों से आजाद करते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। अनुष्का ने कोई जवाब नहीं दिया। रेयांश उसे लेकर वापस हॉल में आया। पिछले 1 घंटे से सब लोग वहीं बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। आज बहुत दिनों बाद उन लोगों का रियूनियन हुआ था और कार्तिक भी वहां नहीं था, इसलिए सब लोग आराम से बातें कर रहे थे। रेयांश अनुष्का को लेकर वहीं काउच पर बैठ गया। आज से पहले अनुष्का ने कभी ऐसा रिलैक्स्ड और फैमिलियर एनवायरनमेंट नहीं देखा था। हालांकि उसे यहाँ काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अनुष्का को देखते ही सब लोग उसे बारी बारी से बर्थडे विश करने लगे, जिसे देखकर अनुष्का हैरान हो गई। सिन्हा फैमिली में तो किसी को उसका बर्थडे याद भी नहीं रहता था, मगर यहाँ सबको उसके बर्थडे के बारे में पता था। बेला ने एक ब्लू एनवलप रेयांश की तरफ उछालते हुए कहा, तुम दोनों का मैरिज गिफ्ट और अनुष्का का बर्थडे गिफ्ट। रेयांश ने बीच हवा में ही एनवलप कैच कर लिया, जो कि ना ही ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा। आरव ने उत्सुकता से पूछा, रेयांश एनवलप खोलना, हमें देखना है उसके अंदर क्या है। हाँ रे ब्रो, खोलो ना। आदित्य ने भी रेयांश को इंसिस्ट किया, जिसे सुनकर रेयांश सबके सामने ही एनवलप खोलने लगा था। सबकी नजरें एनवलप पर ही टिका हुआ था। हर कोई जानना चाहता था बेला रिचर्ड ने अपने बेटे और बहू को क्या गिफ्ट दिया है। रेयांश ने एनवलप खोला। अंदर 2 कार्ड थे। पहला कार्ड देखते ही आरव की आंखें चमक उठी। वो कार्ड वेलेरिया आइलैंड का ओनरशिप कार्ड था, जो रॉकवेव आइलैंड से ज्यादा दूर नहीं था। रॉकवेव के रेंज में आने की वजह से उस आइलैंड की कीमत भी कुछ ऐसी थी जिसे अमीर से अमीर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था। आरव ने रेयांश को टीज करते हुए कहा, वेलेरिया आइलैंड? हाँ रेयांश, वहां जाकर अच्छे से हनीमून सेलिब्रेट करना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी वहां। आरव की बात सुनकर रेयांश को की फर्क नहीं पड़ा, मगर अनुष्का के कान हल्के गुलाबी हो गए।
उसे नहीं लगा था आरव बड़ों के बीच में भी इतनी बेशर्मी भरी बातें बोल देगा। पलक ने आरव का कान खींचते हुए कहा, आरव आजकल कुछ ज्यादा ही बदमाशियां नहीं सूझ रही तुम्हें? मॉम, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अब क्या मैं अपने नए नवीले पति बने भाई से मजाक भी नहीं कर सकता हूँ? आरव ने मासूमियत के साथ कहा, जिसे सुनकर पलक उसे बुरी तरह घूरने लगी। वंश ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा, पलक कान छोड़ो उसका, दर्द हो रहा होगा उसे। पलक ने चिढ़कर कहा, हाँ, नाजुक फूल है ना तुम्हारा बेटा वंश, थोड़ा सा कान क्या पकड़ लिया, छोड़ो, दर्द हो रहा होगा उसे। हे, एक नंबर का नाटकबाज है ये लड़का। पलक की बात सुनकर आरव ने नखरीले बच्चे की तरह वंश से लिपटते हुए कहा, मॉम अब मुझसे जेलस होना बंद कीजिए। अपने डैड के लिए तो मैं नाजुक फूल ही हूँ, राइट डैड? वैसे डैड देखिए क्या मेरे कान लाल हो गए, आपकी वाइफ ने बहुत जोर से पकड़ा था, ऐसा लग रहा है मेरे कान सुन्ना हो गए। आरव की बात सुनकर जहां वंश चिंतित भाव के साथ उसका कान चेक करने लगा, वहीं आदित्य आरव की झूठी मासूमियत देख इरिटेट हो गया था। आदित्य ने पिलो उठाकर आरव के मुंह पर मारते हुए कहा, हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब ठीक से बैठा वरना मैं तुम्हारे ऊपर ही उल्टी कर दूंगा। पता नहीं कोई 26 साल का लड़का इतना एनोइंग कैसे हो सकता है। मामा कैसे झेलते हो आप इसको? अगर मैं आपकी जगह होता तो कब का इसे ऑर्फेनेज में जाकर डाल चुका होता। आदित्य की बात सुनकर जहां बाकी लोगों को हंसी आ गई, वहीं आरव गुस्से से उसे घूरने लगा। आगे क्या होगा? कैसे कलेक्ट करेगा विवान कार्तिक का डीएनए सैंपल? क्या विवान की गलत फहमी दूर हो पाएगी? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।